लद्दाख में चीन ने जो किया वो सिर्फ विश्वासघात था। गलवान घाटी के जिस हिस्से पर चीन ने अपना दावा करने के लिए दादागिरी दिखाई थी, उसे 60 साल पहले चीन ने खुद माना था कि वो इलाका भारत का है और वहां किसी तरह का सीमा विवाद नहीं है। 1960 में जुलाई से नवंबर के बीच चीन और भारत के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बीजिंग, नई दिल्ली और रंगून में बैठकें हुई, जिनमें चीन ने अपनी तरफ से जो नक्शा दिया था उसी में लिखा था कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा। चीन ने कबूल किया था कि लद्दाख में श्योक और गलवान नदी के संगम वाली जगह से 4.25 किलोमीटर पूरब तक भारत की सरहद है। लेकिन चीन हमेशा की तरह अपनी ही बात से पलट गया। दरअसल चीन की नजर काली है और नीयत में खोट, इसलिए उसने भारत के साथ सीमा विवाद को कभी हल ही नहीं होने दिया। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के ब्रिटिश अधिकारी विलियम जॉनसन ने जो नक्शा पेश किया था, उसमें पूरे अक्साई चिन को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया। उसमें जो सीमा खींची गई थी उसे जॉनसन लाइन कहा जाता है, जिसे चीन ने नहीं माना क्योंकि चीन में उन दिनों किंग राजवंश का शासन था। 1912 में मैकमेहन लाइन के जरिए भारत चीन सीमा तय की गई, उसे भी चीन ने नहीं माना क्योंकि तब चीन में माओ त्से-तुंग की कम्युनिस्ट तानाशाही नहीं थी। माओ का राज आने के बाद भारत ने 1954 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए दबाव बनाया। तब कोई बहाना नहीं सूझा तो चीन ने जंग की साजिश रचनी शुरू कर दी। 1960 का नक्शा भी चीन ने सोवियत संघ के तेवर से डरकर पेश किया था। उससे पहले अगस्त 1968 में चीन ने लद्दाख के ही कोंका दर्रे के पास गश्त कर रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों को बंधक बना लिया था। उनको खोजने के लिए जब सीआरपीएफ की टीम गई तो चीन की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें भारत के 9 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के करीब 3 महीने बाद 2 अक्टूबर 1959 को सोवियत संघ के तब के प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव बीजिंग दौरे पर गए। उन्होंने माओ त्से-तुंग और चाओ एन लाय के मुंह पर बोला कि वो भारत के साथ बेवजह लड़ाई से बाज आ जाए। फिर 21 अक्टूबर 1959 को सोवियत संघ के राजदूत एसएफ अनातोव ने माओ त्से-तुंग से मुलाकात की। उन्होंने सोवियत संघ की मिसाल देकर चीन को समझाया था कि सीमा पर 2-4 किलोमीटर का दावा छोड़कर भी अगर पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती हो जाए तो इसी में फायदा है। सोवियत संघ के तेवर देखकर चीन ने सीमा विवाद सुलझाने का वादा तो किया, लेकिन उस पर कायम नहीं रहा। विश्वासघात करने के लिए उसने अपना इतिहास गढ़ रखा था। उसने तिब्बत को चीन के 1000 साल पुराने इतिहास के नाम पर हड़प लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के नाम से मशहूर रहे तिब्बत के पड़ोसी देश को चीन ने शिनजियांग बनाकर हड़प लिया। अक्साई चिन को शिनजियांग का हिस्सा बताकर चीन ने नाजायज कब्जा कर लिया। अक्साई चिन नाम को चीन अपने इतिहास से जोड़ता, लेकिन सच्चाई इसी नाम के मतलब में छिपी। भारतीय सेना से ब्रिगेडियर पद पर रिटायर्ड बॉब बुटालिया ने अपनी किताब इन द शैडो ऑफ डेस्टिनी में बताया कि अक्साई चिन का मतलब होता है व्हाइट ब्रुक पास, यानी सफेद नदी का दर्रा। माना यह भी जा रहा है कि पिछले साल 5 अगस्त को जब चीन ने यह सुना कि भारत ने अक्साई चिन को लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र का हिस्सा माना है, तभी से वो बौखला गया था और उसी बौखलाहट में उसने लद्दाख में सीमा का वो विवाद छिड़ा जो 60 साल में कभी विवादित था ही नहीं। किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन पहले फर्जी नक्शा जारी करता है और फिर उसे सच साबित करने के हथकंडे अपनाना शुरू कर देता है। चीन का मीडिया भी झूठ को सच साबित करने में लग जाता है और इसके लिए चीन की सरकार की तरफ से रोज नए नए दावे किए जाते हैं और चीन ताकत का इस्तेमाल कर और अपने सेना के दम पर उस देश को डराने धमकाने लगता है। चीन ने इस फॉर्मूले से दुनिया के बहुत से देशों की जमीन पर कब्जा किया है। पूर्वी लद्दाख में भी उसने यही करने की कोशिश की। गलवान और पैंगोंग में भारत की जमीन पर अपना कब्जा जमाने के लिए पहले चीन की मीडिया ने जमकर झूठा प्रचार किया और फिर उसने अपनी सेनाओं का जमावड़ा शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जांबाज जवानों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब भारत की जिस जमीन पर चीन ने बुरी नजर गड़ाई है, उससे जुड़े ऐसे दस्तावेज सामने आ गए हैं जिससे यह साबित होता है कि चीन एलएसी को लेकर अपने ही दावे से मुकर रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो चीन ने 1950 में एलएसी के विवाद को हवा देनी शुरू की। 1960 में उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
और चीन के मुखिया चाओ एनलाई के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एलएसी विवाद को बातचीत से सुलझाने की सहमति बनी। समझौते के बाद दोनों देशों के अफसरों में 3 बार बातचीत हुई। पहले दौर की बातचीत 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच बीजिंग में हुई। दूसरे दौर की बातचीत 19 अगस्त 1960 से 5 अक्टूबर 1960 के बीच दिल्ली में हुई और तीसरे दौर की बातचीत दिसंबर में म्यांमार की राजधानी में हुई। इस बातचीत में चीन ने एलएसी पर अपने दावे को लेकर एक नक्शा दिया था। इस नक्शे में गलवान और पैंगोंग के इलाके का भी जिक्र था, लेकिन अब चीन गलवान और पैंगोंग में जो दावा कर रहा है वो 1960 में दिए नक्शे के भी आगे है, यानी वो अपने दावे को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 1960 में भारत और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में एलएसी पे गलवान क्षेत्र और पैंगोंग त्सो के क्षेत्र को लेकर के जो सहमति थी, अब उसका भी वायलेशन किया जा रहा है और चाइना इस तरीके से हर तरीके की संधियों का, हर तरीके के प्रोटोकॉल का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का वायलेशन कर रहा है। चीन 1960 में किए अपने दावे से किस तरह पीछे हटकर एक नई सीमा रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका पर्दाफाश चीन के 1960 में दिए नक्शे से ही हो जाता है। चीन ने 1960 में गलवान और पैंगोंग में जहां तक अपना दावा किया था, वो अब उसके आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गलवान में चीन की भूमाफिया नीति का सबूत। ये गलवान में उस जगह का नक्शा है जहां चीन विवाद को हवा दे रहा है। 1960 में चीन ने जो दावा किया था उसके मुताबिक लाल लकीर की दाहिनी ओर का इलाका उसका और लाल लकीर के बाईं ओर का इलाका चीन ने भारत का माना था। लेकिन 15 जून को उसने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद हिंसा हुई। 1960 में चीन के दावे के मुताबिक एलएसी से गलवान नाला करीब 5 किलोमीटर दूर था। अब चीन पूरे गलवान में कब्जा करना चाहता है। 1960 में गलवान में चीन ने जिस रेखा को एलएसी बताया, अब वो उस पूरी लाइन को ही मानने से इनकार कर रहा है और एक नई सीमा रेखा खींचने की कोशिश में लगा है। चीन ने 1960 में गलवान में जिस सीमा रेखा पर दावा किया था वो अक्षांश और देशांतर में था। उसके दावे के मुताबिक एलएसी 34 डिग्री 46 मिनट उत्तर और 78 डिग्री 13 मिनट पूर्व से गुजरती। उसके 1960 के दावे के मुताबिक नीली रेखा एलएसी है, लेकिन अब चीन जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक एलएसी पीली रेखा, यानी चीन 1960 के अपने ही दावे से मुकर रहा है। चीन का अपने ही दावे से मुकरना यह बताता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो गलवान में भी अपनी जमीन की भूख मिटाना चाहता है। कि चाइना की जो शी जिनपिंग की सरकार है, पूरे भारत चाइना सीमा के विवाद को खड़ा करके अपने आप को अन्य जगहों पे उसकी हो रही आलोचनाओं से बचाने की साजिश रची है और इसी के तहत ये किया जा रहा है। चीन ने गलवान के नक्शे में जिस तरह से हेराफेरी की है, ठीक उसी तरह से वो पैंगोंग में भी नक्शे वाली साजिश रच रहा है। पैंगोंग में चीन 1960 में अपने दावे से हटकर एक नया दावा पेश कर रहा है। पैंगोंग झील के पास चीन के 1960 के दावे को देखा जाए तो उसके मुताबिक सीमा रेखा 33 डिग्री 44 मिनट उत्तर और 78 डिग्री 49 मिनट पूर्व में है। इस जगह को अगर मैप पर देखा जाए तो 1960 में चीन ने पैंगोंग झील में फिंगर 8 के पीछे के इलाके पर अपना दावा किया था, जिसे आप नीली रंग की रेखा से देख रहे हैं। लेकिन अब वो फिंगर 4 तक अपना दावा कर रहा है, जिसे पीली रेखा से दिखाया गया है। चीन के 1960 के दावों का दस्तावेज मौजूद है। इसके बाद भी चीन उन्हें झुठलाने पर जुटा है, क्योंकि चीन की जमीन की भूख बढ़ गई। चाइना ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारत का जो दावा है वो फिंगर एरिया 8 तक का है और इसे कम्युनिकेट भी भारत के अधिकारियों को किया गया था चाइनीज़ ऑफिशियल्स के द्वारा। लेकिन अब वर्तमान समय में चाइना इसका भी वायलेशन कर रहा है। चाइना जो है 1960 के सहमति का भी वायलेशन कर रहा है, 1993 के भी जो है एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है। चीन ने गलवान और पैंगोंग में अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए वही हथकंडा अपनाया जिसका इस्तेमाल वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ करता आया है। लेकिन भारत के कड़े जवाब से उसके होश उड़ गए और उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। चोर अगर दुस्साहसी हो जाए, दुस्साहसी हो, तो वो रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सीना जोरी पर उतारू हो जाता है। चीन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। लद्दाख में अपनी चोरी पकड़े जाने और भारतीय सेना से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद वो अपनी ताकत की नुमाइश में जुटा है। लद्दाख से कुछ ही दूरी पर चीन ने अपनी सेना और वायुसेना के नए अड्डे बनाने शुरू कर दिए। तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में चीन की सेना हथियार इकट्ठे कर रही है।
वहां के हवाई अड्डों पर चीन के लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पैराशूट ब्रिगेड को पहाड़ी इलाकों में जंग की ट्रेनिंग दी जा रही। माना यही जा रहा है कि चीन जिस तरह से आर्थिक और कूटनीति के मोर्चे पर पूरी दुनिया के शिकंजे में फंसता जा रहा, उससे बचने के लिए वो भारत के साथ जंग की धमकी देकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को ब्लैकमेल करना चाहता है। यह भी चर्चा में है कि चीन में आर्थिक संकट से विद्रोह की आग न भड़के, इसके लिए भी वो सीमा पर तनाव भड़काकर कम्युनिस्ट पार्टी के काडर को राष्ट्रवाद के उन्माद में झोंकना चाहता है। खबर है कि जापान की सरकार ने अपने उद्योगपतियों को कहा है कि वो चीन से अपना कारोबार समेट कर वापस आ जाएं। इसके लिए जापान ने $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 15,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां भी चीन से बाहर जा रही। ब्रिटेन ने तो हांगकांग के करीब 30 लाख लोगों को खुला ऑफर दे दिया कि वो ब्रिटेन चले आए। चीन की अर्थव्यवस्था हांगकांग से चलने वाली कंपनियों पर ही टिकी थी और उन कंपनियों को अमेरिका जो छूट देता था उसे हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून के बाद खत्म कर दिया गया। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को अमीर बनाने का सपना दिखाकर ही उम्र भर के लिए सत्ता हथियाई थी। अब खतरा यह है कि चीन अगर कंगाल हुआ तो वहां कम्युनिस्ट तानाशाही के बजाय लोकतंत्र की आवाजें उठ सकती। चीन को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है। तिब्बत के कवि थे एक सुल्तान, उन्होंने चीन का यही डर बताते हुए लिखा था कि हमने लोकतंत्र था बनाया, तुमने लोकतंत्र को भगाया। तुम्हें आलोचना से भय है, हमारी आत्मा की जय है। मानवाधिकारों को तुम जाते भूल, पर हम बन जाते उनकी चूक। तुम जबान पर लगाम लगाते, हम लगाम पर डंडा बजाते। तुम्हें सब कानून तोड़ना आता, हमें गैर कानूनी जरा न भाता। चीन अरे ओ चीन, तू जुर्म करे संगीन, तू छोड़ दे करने पाप, तुझे होगा मनस्ताप। यह बात चीन को 2011 में समझाई गई थी, लेकिन चीन की समझ में आई नहीं। बात समझ में आ जाती तो चीन एक के बाद एक गलतियां नहीं करता। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद तो कम से कम उसे यह समझ में आ ही जाता कि भारत से लड़ने की बात सोचना भी समझदारी नहीं। चीन ने जब से भारत की जमीन पर बुरी नजर डाली, सबसे पहले भारतीय सेना के जवानों ने गलवान में उसे सबक सिखा दिया। उसके बाद भारत सरकार ने उसके इर्द गिर्द इस तरह से शिकंजा कसा कि उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। हर जगह से मुंह की खाने के बावजूद चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अब वो गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह बना रहा है। पूर्वी लद्दाख में बुरी तरह पिटने के बाद चीन अब सीमा पर गुपचुप ढंग से सैन्य तैयारियां कर रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक वो पूर्वी लद्दाख से लगे अपने इलाके में सेना और वायुसेना को मजबूत बनाने में जुटा है। चीन ने पिछले 3 महीनों में पूर्वी लद्दाख से लगे इलाकों में 4 नए एयरबेस बनाए हैं, जबकि 2 पहले से थे। अब चीन पेट्रोल पॉइंट 14 के पास एक एयरबेस बना रहा है। इसके अलावा उसने पेंगोंग में भी एक एयरबेस तैयार किया है। साथ ही डेमचौक में एक और डेप्सांग में 2 एयरबेस तैयार किए हैं। खुरनाक में भी उसने एक एयरबेस तैयार किया है। यही नहीं, उसने डेप्सांग में टैंक की 3 रेजिमेंट भी तैनात की है, जबकि उसने 15 अलग अलग जगहों पर 150 तोपें भी तैनात कर रखी हैं। चीन ने इसके साथ ही LAC के आसपास के इलाकों में सैन्य अभ्यास भी तेज कर दिया है और वो इस बहाने सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन ने तिब्बत के शीकन में अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है। इसके अलावा तिब्बत के ही सेथांग में चीन की वायुसेना ने अभ्यास किया है। शिनजियांग के कोरला में मिसाइल की तैनाती की गई है, जबकि इसके साथ ही चीन ने पैराशूट ब्रिगेड की भी ट्रेनिंग तेज कर दी है। LAC के आसपास चीन की सेना जिस तरह से जमावड़ा बढ़ा रही है और जिस तरह से इन इलाकों में हथियार जमा किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि चीन भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस प्रकार से इतनी अपना एयरफोर्स और अपनी आर्मी इतनी तादाद में लाने का एक ही मकसद है, वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है। लेकिन
बात सिर्फ इतनी है, भारत उस दबाव में नहीं आएगा। चीन का भारतीय सीमा के इर्द गिर्द हथियारों का जमावड़ा बढ़ाना उसके डर को भी दिखाता है। चीन की सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि 27 जुलाई को गगन रक्षक रफाल भारत आ रहा है। अभी तक की योजना के मुताबिक इसकी पहली खेप की तैनाती अंबाला में होनी थी, लेकिन LAC पर हाल ही के दिनों में जो विवाद हुआ है उसके बाद इसकी तैनाती वहां भी हो सकती है। और चीन को इसी बात का डर है कि अगर ऐसा होता है तब LAC पर रफाल की मौजूदगी की वजह से उसकी एक भी नहीं चलेगी। 22 जुलाई से भारतीय वायुसेना कमांडरों की सबसे अहम बैठक शुरू होने जा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए ये बैठक काफी अहम है, जिसका सबसे अहम मुद्दा हो सकता है राफाल विमानों की तैनाती। वायुसेना कमांडरों की इस बैठक में सीमा से लगे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम पर बात हो सकती है। चीन के साथ विवाद को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक LAC पर वायुसेना की ताकत बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें सबसे अहम फ्रांस से 27 जुलाई तक मिलने वाले राफाल विमानों की तैनाती का मुद्दा है, जिसमें आखिरी मुहर लगेगी। चीन भी जानता है कि भारत के राफाल विमानों का पहला दस्ता 27 जुलाई को पहुंच रहा है। अब उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने उसे LAC पर तैनात कर दिया तो उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। राफाल के आने के बाद वायुसेना की लड़ाकू क्षमता जरूर बढ़ जाती है और इसलिए इसकी तैनाती पर मुझे लगता है कि वायुसेना के उच्च अधिकारी अपनी अगली कॉन्फ्रेंस में जरूर यह बात तय करना चाहेंगे कि राफाल की तैनाती कहां-कहां, किस-किस वायुसेना के बेस पर हो सकती है, जिससे कि चीन से हमें कोई खतरा ना हो। फ्रांस से भारत आ रहे राफाल विमानों की खूबी यह है कि ये जंग के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, हथियारों से लैस होंगे, यानी भारत पहुंचते ही इन्हें किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। राफाल के आगे चीन का कोई भी विमान नहीं टिक सकता, इसीलिए चीन अब गुपचुप ढंग से LAC के आसपास खुद को मजबूत बनाने में जुट गया है। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में आसमानी आफत की मार थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में बादलों के फटने और पानी की तेज धार से पहाड़ दरकने का दौर जारी है। जान बचाने के लिए भी राह नहीं सूझ रही, क्योंकि सड़कें भी बह गई हैं। ऐसा ही हाल असम का भी है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान डिबो चुकी। असम की दूसरी सबसे बड़ी नदी बराक और 40 से ज्यादा छोटी नदियां उफान पर है। 33 में 30 जिले पानी में डूबे हुए हैं। 4,500 से ज्यादा गांवों और शहरों में 48 लाख से ज्यादा लोगों के सपने सैलाब में समा चुके हैं। विश्व धरोहर घोषित हो चुके काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवर भी बाढ़ से बेहाल हैं। काजीरंगा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां बाढ़ से बचने के लिए जंगल से भागा एक सींग वाला एक गैंडा शहर में पहुंचा और निढाल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। असम में बाढ़ हर साल आती और हर साल खतरे का दायरा भी बढ़ रहा है। असम में बीते 108 साल के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का 3 बार सर्वे कराया गया। 1912 से 1928 के पहले सर्वे में ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया कोई 4000 वर्ग किलोमीटर था, 3870, जो 1975 में 4850 वर्ग किलोमीटर। 2006 में जब आखिरी बार ब्रह्मपुत्र नदी का नापजोख हुआ तो मालूम हुआ कि अब इसकी चपेट में 6080 वर्ग किलोमीटर का इलाका आ चुका। लगभग 4000 से 5000 पे 6000। संकट यह है कि ब्रह्मपुत्र का विस्तार होने से असम के रिहायशी इलाके लगातार सिकुड़ रहे हैं। वहां रहने वालों के लिए मानसून की बारिश आफत बनती जा रही। फिलहाल करीब 1.25 लाख लोग या करीब 2 लाख लोग पूरी तरह बेघर हो चुके। अंदेशा है कि आने वाले 2-4 दिनों में कुछ और लोगों को भी घर बार छोड़कर दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तर बंगाल और सिक्किम के लोगों को अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आसमान से तबाही बरसने का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तो मकान हिलने लगा। हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं। पहाड़ पर पानी के प्रहार से मचा हाहाकार। ब्रह्मपुत्र का ये पानी अभी असम में मचा रहा है हाहाकार। असम के 30 जिला अभी बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। मैदानी इलाकों में जल क्रोध से त्राहिमाम। अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के खापुर गांव में, जो कि यहाँ पे आलमनगर प्रखंड में पड़ता है। और इसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। ये मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में पूरा तरह से जो है वो बाढ़ का पानी समाया हुआ है। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का आफतकाल। बारिश का मौसम तबाही की दस्तक दे रहा है। उत्तराखंड से असम, बिहार से अरुणाचल प्रदेश तक जल प्रलय से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। नदी नाले उफन रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गांव के गांव टापू बन गए। मकानों की बुनियाद हिल गई है। पहाड़ों में बादल फटने से बर्बादी का मातम पसरा है, तो मैदानी इलाकों में सब कुछ जलमग्न हुआ जा रहा है। बादल बेहिसाब बरस रहे हैं और पहाड़ दरकने लगे हैं। लगभग आधे हिंदुस्तान में इस वक्त कुदरत ऐसा कहर बरपा रही है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी जान की खैर मना रहे हैं। ये 6 तस्वीरें मॉनसून की मार से कराहते इंसान की मजबूरी बयां करने के लिए काफी है। आज हम आपको बादल, बारिश और भूस्खलन की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो खौफ पैदा करती है। आज हम आपको प्रलय की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो मौसम के बिगड़ते मिजाज की बानगी है। सबसे पहले देखिए पहाड़ों में कैसे बारिश ने कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़, यहाँ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से यहाँ के नदी नाले उफान मार रहे हैं। पानी का शोर शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। पिथौरागढ़ जिले के कई घर पानी की आगोश में जा चुके हैं। सड़कें टूट गई। कई गांवों से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, 3 मकान मलबे में तब्दील हो गए और 9 लोग लापता हैं। लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें भेजी गईं। बड़े बड़े पत्थर बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। भूस्खलन ने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। एक तो बारिश और उस पर पहाड़ों का खिसकना मुसीबत का सबब बना हुआ है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी में तबाही मची है। यहाँ भारी बारिश की वजह से गोरी नदी का पानी सब कुछ लील जाने पर आमादा है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये तस्वीर। कभी ये मकान किसी की खुशियों का बसेरा हुआ करता, लेकिन अब इसकी दरो दीवार गिर चुकी। गोरी नदी के पानी में 1-2 नहीं बल्कि धारचूला में 4 मकान बह गए। हालांकि यहाँ किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने लोगों को फौरन यहाँ से निकालकर सुरक्षित इलाकों की ओर भेज दिया। कल रात की भीषण वर्षा से जो हमारा मकान पूरा बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं और हमारा इसी जो कपड़े भी पहने इसी हालत में हम रात भर से, ना हमारे पास रहने के लिए कहीं ज़मीन है ना कोई मकान है। बारिश और भूस्खलन की वजह से चीन से लगती सीमा को जाने वाली मुनस्यारी मार्ग में भी दरार आ गई। यहाँ जगह जगह सड़क धंसने लगी, जिसकी वजह से सेना और गांव वालों का संपर्क मुनस्यारी तहसील से टूट गया। मुनस्यारी में कई जगह सड़कें जमींदोज हो चुकी हैं। देखिए
कैसे पल भर में सड़क का एक हिस्सा उफनते नाले में समा गया। काफ़ी बारिश और भूस्खलन से दरकोट से जो मिलम के लिए जो मार्ग है उसके अंतर्गत कम से कम 12-14 गांव पड़ते हैं। काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, यातायात बंद हो चुकी है, जिससे कि वहाँ पे हमारे सैनिकों के लिए, वहाँ पर माइग्रेशन के लोगों के लिए राशन पानी लेने के लिए बहुत समस्या हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में मंगलवार तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जाहिर, इन हालात में दरक रही पहाड़ियां लोगों की मुसीबत बढ़ाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी और दूर दराज के गांवों से संपर्क टूट जाएगा। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बारिश की वजह से दरकने लगे। बड़े बड़े चट्टान जमीन पर गिरने लगे। शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी की तस्वीरें देखिए। यहां अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिससे डरकर लोग इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दरअसल फल मंडी में हमेशा की तरह भीड़ इकट्ठा थी कि तभी पहाड़ी से अचानक फल मंडी की छत पर पत्थर गिरने लगे, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मलबा छत पर आ गया, जिस कारण वहां रखी सेब की पेटियां दब गईं। प्रशासन के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। रिस्की जोन पर ये जगह पे ये मंडी तैयार की गई है, जिसमें पहले दिन से रिस्क जुड़ा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में अंत तो गत्ता मार तो भगवान पर है। इतना सेब मार्केट में दब चुका है और आगे और बर्बाद होने वाला है। यहाँ ढांक है, ये बहुत टाइम से इसमें थोड़े थोड़े पत्थर गिर भी रहे थे और क्या नाम प्रशासन भी देख रहा था, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण, ये तो बहुत अच्छा एक भगवान ने हमारा साथ दिया कि अगर ये पूरा ढांक आ जाता तो ना जाने अंदर माल का नुकसान तो होता ही और जान का भी साथ में होता। सर, मूसलाधार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तबाही मची। किन्नौर जिले में सांगला के नजदीक खरोगला नाले का जलस्तर बढ़ने से 17 लोगों के सेब के बागान तबाह हो गए। यही नहीं, चारों तरफ मलबा जमा होने से राजमा, आलू, मटर और दूसरी फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश और आंधी आएगी। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर मुसीबतों का अंबार आने वाला है। बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मच सकती है। लिहाजा प्रशासन अलर्ट है, सरकारें लोगों की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है और यहाँ के बाशिंदे कुदरत के इस रौद्र रूप से पनाह मांग रहे हैं। बाढ़ मानो बिहार के लोगों की कुंडली में ही बर्बादी का योग बनकर बैठ चुकी। खासकर उत्तर बिहार का इलाका जो नेपाल से आने वाली नदियों के जाल में जकड़ा है। मूसलाधार बारिश नेपाल में होती है और बाढ़ का कहर बिहार में टूटता। तो ऐसे में अगर बिहार में मूसलाधार बारिश भी होने लगे तो दोहरी मार पड़ जाती, जैसे इस साल पड़ी। भारी बारिश और उसके साथ आसमान से गिरती बिजली इस साल बिहार में 160 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी। वहां कोसी, गंडक, कमला बलान, गंडक और तिलयुगा नाम की नदियों ने 8 जिलों में जल प्रलय जैसा मंजर पैदा कर दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं 1979 से कोई ऐसा साल नहीं रहा जब इंसानों और मवेशियों की मौत न हुई। नदियों का उफान रोकने के लिए बनाए गए कच्चे तटबंध बिहार में हर साल टूटते, इस साल भी टूट रहे और तटबंध तोड़ने के बाद निकला पानी सड़कों, गांवों, शहरों को दरिया में तब्दील कर चुका। ऊपर से मानसून भी बिहार के लोगों का इम्तिहान लेने में जुटा है। मौसम विभाग कह रहा है कि बिहार में इस बार 1 जून से अब तक सामान्य से 49% ज्यादा बारिश हो चुकी और अभी 2 दिन तक भारी बारिश होती ही रही। आसमान से होने वाली बारिश तो लोग शायद झेल भी लें, लेकिन बिहार का संकट तो नेपाल से जुड़ा।
नेपाल में पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से महाकाली हाईवे बाढ़ में डूब चुका है। नेपाल में मोहना, कंदरा, करनाली जैसी नदियां तबाही मचा रही। नेपाल के मीडिया ही वहां के आपदा प्रबंधन विभाग को कोस रहा है, जिसे बाढ़ से बचाव का बस एक ही तरीका समझ में आता है कि नदियों पर बने बांध और बैराज के गेट खोल दिए जाए। इस बार भी नेपाल अपने गांवों और शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए इसी तिकड़म में उलझा है और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की मार से बिहार बेजार है। अभी भी असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बस्ती के घरों को क्या देखें, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने। सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी। बादलों का बरसना इंसान की मुसीबतों का बढ़ना है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां हर साल बारिश का मौसम तबाही का सैलाब लेकर आता है। हर साल गांव के गांव जल समाधि ले लेते हैं। हर साल शहरों में नदियों का पानी घुस आता है। हर साल मकान बह जाते हैं। हर साल जानवर अपनी जान बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर भागते नजर आते हैं। हर साल फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जहां तक देखो वहां पानी ही पानी, जहां तक देखो सैलाब में फंसी जिंदगानी। बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की बची वीरानी। बारिश में असम के ज्यादातर इलाके ऐसे ही डूब जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लोगों के लिए काल बनकर बहने लगती है। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं। तो इस साल भी असम से कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम के सुनितपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ के गांवों पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। यहाँ लोगों के घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। घरों में रखे सामान तैर रहे हैं। लोग कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। यही नहीं, सड़कें भी सैलाब की भेंट चढ़ चुकी हैं। चूंकि बारिश हर साल यहाँ ऐसे ही कहर बरपाती है, लिहाजा लोगों ने बांस बल्लियों के सहारे घरों में मचान बना लिए ताकि पानी घुसे तो कम से कम गृहस्थी का सामान इस पर रखा जा सके। बाढ़ और भूकटाव ने इस बार काफी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके बावजूद जनता अभी भी अपने मनोबल दिखाया है। अब जरा इस गैंडे को देखिए। जंगल में पानी घुसा तो ये रिहायशी इलाकों की ओर आ गया। कभी सड़क तो कभी गांव के नजदीक जंगली जानवर ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि असम के 30 जिलों में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। असम के 70 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से राज्य में अब तक 110 लोगों की जान जा चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% से ज्यादा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, जबकि 100 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। असम के 30 जिला अभी बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं और कई जिलों में ये ब्रह्मपुत्र नद खतरों के निशान के ऊपर से बह रहा है और अभी तक असम में 25 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। और इसी बीच असम के जो परिस्थिति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी ले चुके हैं और हर तरह का मदद केंद्र सरकार की तरफ से असम को मिलने का वो वादा भी कर चुके हैं। असम के बारपेटा से करीब 700 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा जिले का हाल भी बुरा है। यहाँ बागमती नदी का बांध टूटा तो नदी ने अपनी दिशा बदल ली, जिसकी वजह से यहाँ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा खतरा गोपालपुर गांव पर है, जहां कई लोग अपने घर को छोड़कर चले गए। कई मकान ऐसी हालत में हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। पानी बढ़ रहा है और बारिश का अलर्ट भी है। दरभंगा जिले के गोपालपुर गांव का दूसरा हिस्सा है, जहां पर लगातार कटाव जारी है और फ्लड फाइटिंग का भी काम चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बांध में जो कटाव हुआ है रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रेत की बोरी और
जो बांस बल्ला है उसको यहाँ पर लगाकर और पानी के धार को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत हमरा सबके होइया, कोई सहारा नहीं है, अपना बाल बच्चा के लेकर जहाँ छी तहाँ रखने छी। ये घर तो नहीं बचेगा अब, और बचना इसका ये सारा प्रशासन का गलती है, और ये सारा मुखिया सरपंच जो है हमारे 13 नंबर वार्ड का। बिहार के 8 जिले सैलाब की गिरफ्त में हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ से कराह रहे हैं। इन 8 जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक लगभग 3 लाख लोग अभी बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें सबसे अधिक दरभंगा के 1,58,000 लोग शामिल हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 7 राहत शिविर खोले हैं, जिनमें सुपौल में 2, दरभंगा में 2 और गोपालगंज में 3। कोरोना और बाढ़ के हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने रविवार को असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। ऐसे में आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के लिए इस दोहरी मुसीबत से आई परेशानी में आम जनता को राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती